Hello learners, this side सृष्टि त्यागी. Welcome back to my YouTube channel सृष्टि साइंस क्लासेस. आज की वीडियो है पार्ट 3 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है पेज नंबर 3 पे, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. एंड आपको स्क्रीन पर ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे. चेयर, एयर, लव, स्मेल, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, the smell of perfume. तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है. तो मैटर होने के लिए मैटर की प्रॉपर्टीज याद कीजिए. फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा कि मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनकी कुछ वॉल्यूम होती है और एक फिक्स्ड मास होता है. तो चेयर, हाँ चेयर एक मैटर है कि चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चेयर का एक फिक्स्ड मास है, चेयर की एक फिक्स्ड वॉल्यूम है. एयर इज ऑल्सो मैटर, गैसियस स्टेट में आ जाएगा. लव इज अ फीलिंग, तो लव को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई मास नहीं होता, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, तो ये मैटर नहीं होगा. स्मेल, स्मेल अगर हम सिंपल बात करें सेंस ऑफ स्मेल की कि स्मेल किसी चीज की मेंशन नहीं है, तो स्मेल मैटर में कंसीडर नहीं की जाएगी. स्मेल कंसीडर की जाएगी सेंस में हमारी. ओके. नाउ हेट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर. आमंड्स, यस दीज आर मैटर. थॉट, नॉन मैटर. एंड कोल्ड, yes it is not a matter. Lemon is a matter. Water is a matter. The smell of perfume is also considered as matter. Why? Because it has small particles in the gaseous form that are traveled through the air, so it will be considered as the matter. Clear? Now moving towards the next question, give reason for the following observation. Question is, the smell of hot sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from the cold food you have to go close. क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गर्म खाना होता है, जब वो कुक हो रहा होता है, आपको इसकी स्मेल काफी मीटर्स अवे भी समझ में आ जाती है कि क्या बन रहा है, स्मेल आ जाती है. बट अगर खाना ठंडा होकर रखा हुआ है तो क्या आपको पता चलता है कि फ्रिज में क्या रखा है? नहीं पता चलता. उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, तब भी हमें बहुत थोड़ी सी स्मेल आती है. तो इसका क्या रीजन है? स्मेल जो है हॉट फूड की, अगर मैं बात करूं हॉट फूड की, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो हाई है. हीट इसको सप्लाई हो रही है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? हाई है. और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स में मोशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो काफी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं और हमें स्मेल आ जाती है. ठीक है. उसी तरीके से अगर कोल्ड फूड की बात करें तो उसका टेम्परेचर लो है, हीट उसे सप्लाई हो नहीं रही, उनके पार्टिकल्स में कोई मोशन नहीं है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड फूड की स्मेल नहीं आ पाती. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. आप लोग साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अ डाइवर इज एबल टू कट through the water in the swimming pool. Which property of the matter does this observation show? मैटर की यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है कि डाइवर जो है ड्यूरिंग द स्कूबा डाइविंग और एक्सेट्रा वो उसमें कट्स ले पाता है? वाई? विच प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी तो जो वाटर है वो एक ऐसा मैटर है जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो वो डाइवर के लिए इजी रहता है कि उसको कट ओवर करना, उसके बीच में से अपने हाथ पैर को चलाना. यही रीजन है कि मैटर के पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? ये हमने नोट्स में डिस्कस किया था. जो पार्टिकल है मैटर के, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे परफॉर्म कॉन्टिन्यूस मोशन. तो आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे मोशन होता है, उसके अंदर स्पेस होता है, उनमें एक फोर्स रहती है अट्रैक्शन की. ठीक है. और उनका एक फिक्स्ड मास और वॉल्यूम भी होते हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स
जो हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करिए, तब आप डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज आपको जनरली मैटर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो आई होप पेज 3 के चारों क्वेश्चंस आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन दी हुई है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें इन ऑप्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी डेंसिटी के। कैसे अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसकी सबसे कम डेंसिटी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर मैं नंबरिंग कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे आ जाएगा एयर। एयर पहले नंबर पे क्यों आएगा? क्योंकि एयर गैसियस स्टेट में है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दूर दूर है मतलब उनकी डेंसिटी कम होगी, उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज। होता तो वो भी गैसियस फॉर्म में ही है, उसके पार्टिकल्स में लेकिन और भी डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिकी होता है थोड़ा, तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपको हनी, हनी स्टिकी होता है वाटर से, और चौक कॉटन और आयरन में से चूज करना है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका कॉटन, क्योंकि कॉटन फ्लफी सा होता है देखने में, उसके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस रहता है। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका वाटर, वाटर की डेंसिटी। और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा हनी, क्योंकि हनी जो है स्टिकी है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आपका उसके बाद आ जाएगा, हनी के बाद हनी हो गया आपका, और क्या बचा? देखिए चौक बचा, तो चौक आ जाएगा आपका सिक्स्थ नंबर पे। और फिर आ जाएगा आपका आयरन, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, तो वो आपका सेवंथ नंबर पे आ जाएगा लास्ट में। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर। मैटर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको, मैटर को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा कॉलम हो जाएगा आपका गैस का। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं, इन्हीं 3 कॉलम्स में आपको डिफरेंशिएट करना है कुछ पॉइंट्स के बेस पे। जैसे कि इंटरमोलिकुलर स्पेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड में सबसे कम होता है, गैस में सबसे ज्यादा, और मीडिएट होता है, मीडियम स्पेस होता है किसमें? लिक्विड में। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज्ड हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम रहेगी, और गैस में बहुत कम रहेगी। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहें तो शेप डिस्कस कर सकते हैं। सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, गैस की फिक्स शेप नहीं होती। बात करें वॉल्यूम की तो सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, बट गैस की ना तो शेप फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। इन सब पे आपको कमेंट करना है, मतलब इनकी डेफिनेशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके बीच में। फर्स्ट है आपका रिजिडिटी। देखो रिजिडिटी का मतलब समझो। रिजिडिटी का मतलब होता है ठोस, कि कोई भी चीज सॉलिड स्ट्रक्चर में है, तो इसका मतलब क्या है? रिमेन इन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, कि अगर किसी सब्सटेंस पे हम फोर्स भी अप्लाइड करें वो तब भी अपनी शेप में रहे, उसकी शेप खराब ना हो। अगर एक टेबल है, टेबल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा होने लगता है कि टेबल फ्लो करने लगती है इधर उधर? नहीं, उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिजिडिटी। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना मतलब दबाना, दबाना मतलब प्रेशर अप्लाई करना। कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की जो क्या करती है? उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करती है। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो वो दब जाएगा, उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्पंज आप कंसिडर कर सकते हैं। स्पंज को जब आप ऐसे दबाते हैं तो वो दबने लगता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होने लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, और लिक्विड मतलब कि फ्लो करना, बहना, एक जगह से दूसरी जगह बहना, मूव करना फ्रीली। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, जो कि वाटर में होती है।
अगर इस बोतल में वाटर है और मैं इसका कैप ओपन करके इसको फ्लो कराऊंगी तो ये फ्लो होने लगेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है फिलिंग द गैस कंटेनर। अगर हम गैस कंटेनर को फिल करते हैं तो हम कैसे डिफाइन कराएंगे कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, रैंडमली फ्रीली मूव करेंगे हर एक डायरेक्शन में, और वो शेप ले लेंगे उसी कंटेनर की। नेक्स्ट शेप। शेप मतलब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर विद द बाउंड्रीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, किस शेप का है हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बाउंड्रीज होती हैं और वही उसकी शेप कहलाती है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले भी डिस्कस किया है स्टार्टिंग के पार्ट्स में, फिर भी मैं एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसके पार्टिकल्स के मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। मोशन से हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक वर्ड को, और स्टैटिक वर्ड हमेशा रिलेट करना रेस्ट में, रुका हुआ। नाउ द नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि ये मास है 1 यूनिट वॉल्यूम का। सपोज एक क्यूब है, क्यूब की डेंसिटी कितनी होगी, तो उस क्यूब की साइड्स 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 1, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना मास होगा वो उसकी डेंसिटी होगी। क्लियर हुआ? समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट्स केप्ट। ये रिलेट करता है फिलिंग द गैस कंटेनर को। कैसे कि अगर हम गैस को किसी भी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो उसकी शेप ले लेती है। क्यों ले लेती है? कंप्लीटली फिल क्यों कर लेती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, वो फ्रीली मूव करेंगे, हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसको कंप्लीटली फिल कर लेंगे, और रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। गैस exerts pressure on the walls of the container. सेम डिफाइंड ऑलरेडी, कि अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो तो भाग रहे हैं इधर से उधर, और कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो बैरियर का काम कर रही हैं, तो वो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो भागना चाह रहे हैं, इसी वजह से वो कंटेनर्स की वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को हमें सॉलिड ही कहना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए वुडन टेबल को हमें सॉलिड? क्योंकि उसकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड मास है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। नेक्स्ट, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन द एयर बट डू नॉट एट द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। एयर है, एयर में मैं इजीली हैंड मूव कर पा रही हूँ, बट क्या मैं यही काम किसी सॉलिड सब्सटेंस में कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि एयर में स्पेस है, हमने कितनी बार डिस्कस किया। तो स्पेस में हमारा हाथ जा पा रहा है, मूव कर रहा है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है, और जब स्पेस नहीं है तो हम उसमें अपना हैंड मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं एक दूसरे के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन आइस सॉलिड होते हुए भी फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि आइस क्यों फ्लोट करती है? यहां पर आप समझिए कि आइस के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आइस के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग होती तो वाटर के अंदर भी है, लेकिन आइस के अंदर वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा स्ट्रक्चर बनाती है वो? केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा आ जाता है, और वो जब बाहर निकलती है फ्रिज से, बाहर के टेम्परेचर में आती है, तो वो लाइट हो जाती है वेट में, डेंसिटी में, इन कंपैरिजन टू द वाटर, जिसके कारण वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाती है, तैर पाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस हो गए। अब हम मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इट मींस हमें केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और हमें सेल्सियस में बदलना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं 273 केल्विन। तो अगर आप 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो आपको इसमें से माइनस करने होंगे 273, और आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उसी तरीके से 573 केल्विन में से
आपको सेल्सियस में बदलना है, तो सिमिलरली इसमें से भी आप 273 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, सिंपल सी सीधी सी बात है। केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करोगे, और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट था उसका 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है वाटर कैसे, मतलब कि पानी उबलना शुरू हो गया, उससे ज्यादा टेम्परेचर, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहां पर इसकी जो फिजिकल स्टेट आ जाएगी वो होगी गैस, स्टीम। नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही है ना। 100 डिग्री पे वो दोनों की तरह एक्ट करेगा, बोथ लिक्विड एंड गैस। तो यहां पर आपका आ जाएगा बोथ लिक्विड एंड गैस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी स्टेट चेंज होती है कि वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही क्यों रहता है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो स्टेट चेंज हो रही है, जब तक वो हो नहीं जाती कंप्लीटली चेंज, जब तक वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है ड्यू टू लेटेंट हीट। किसकी वजह से ये होता है, लेटेंट हीट की वजह से होता है। कैसे होता है, यहां पर मैंने की पॉइंट दे दिया, समझाती हूं मैं इसको आपको। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट वो हिडन हीट है जो कि स्टेट चेंज करने में तो हेल्प करती है, लेकिन उसका टेम्परेचर बिना बढ़ाए। अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही, वो हीट यूटिलाइज हो रही है उसके स्टेट को चेंज करने में। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट चेंज हो रहा है तो काम क्या हो रहा होगा उस हीट का, स्टेट चेंज हो रहा है, सपोज सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, उसके पार्टिकल्स को दूर करने में वो हीट यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और स्टेट चेंज हो जाएगा। क्लियर, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई अ एटमॉस्फेरिक गैस। ये हमने नोट्स में पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कशन है कि एक गैस को लिक्विफाई करना है, गैस से लिक्विड में बदलना है। तो याद करिए क्या, या तो आप कर दीजिए प्रेशर अप्लाई, और इंक्रीज वी कैन से इंक्रीज प्रेशर, या फिर आप कर दीजिए कूल कर दीजिए उसे, कूल मतलब रिड्यूस टेम्परेचर। क्लियर हुआ अच्छे से। तो यही दो मेथड्स हैं गैस को लिक्विफाई करने का। कैसे, लिक्विड हो जाएगी गैस तो पार्टिकल क्या होंगे उसके, याद करिए, गैस से लिक्विड में आ रहा है तो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, थोड़े पास आ रहे हैं, मतलब दबा रहे हो आप उसको, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, या फिर टेम्परेचर कम कर रहे हो जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, वो दूर दूर ना भागे। समझ आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो हम घरों में कूलर यूज करते हैं तो वो एक हॉट ड्राई डे पे ही क्यों अच्छे से क्यों कूल करता है, क्योंकि एक तो डे जो है वो हॉट है, हॉट मतलब टेम्परेचर है वहां पर हाई, और हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ड्राई है, ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, लेस ह्यूमिडिटी, लेस ह्यूमिड डे है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए इवेपोरेशन के लिए। तो कूलर क्या करेगा, कूलर के अंदर वाटर फिल किया जाता है तो उस वाटर को वो धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ड्राई डे होने की वजह से वो अच्छे से इवेपोरेट हो पाएगा और कूलिंग का इफेक्ट देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट और मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। समर के डेज में आपने सुना भी होगा, अक्सर अभी भी विलेजेस में और इवन इन द सिटीज ऑल्सो मटके को यूज किया जाता है, जिसको हम अर्थन पॉट भी बोलते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए। तो कैसे वहां पर पानी ठंडा हो जाता है, सपोज ये एक मटका है आपका, तो कैसे पानी ठंडा हो रहा है, ये सैंड का, क्ले का मिलके बना हुआ है, तो इसके सरफेस पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो इसका वाटर है
अंदर का वो कुछ सरफेस पे आ जाता है, और पानी सरफेस पे आ गया और बाहर तो हीट थी, बाहर टेम्परेचर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन हुआ तो क्या हो गई आपकी, कूलिंग हो गई। समझ आया? तो ये इवेपोरेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? हम एसीटोन में से, परफ्यूम में से, पेट्रोल में से कुछ भी अपनी पाम पे स्प्रे करते हैं तो हमारी पाम कूल क्यों फील करती है? इसका रीजन ये है कि एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम वोलेटाइल है। क्या है ये? वोलेटाइल है। वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उड़ने का नेचर प्रेफर करते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जो उड़ जाते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें अपनी पाम पे स्प्रे करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें हमारी पाम की हीट मिल गई, और वो क्या काम कर रही है, टेम्परेचर का काम कर रही है, जिससे कि इवेपोरेशन ईजी हो जाएगा। इवेपोरेशन ईजी हो गया तो बदले में वो क्या रिजल्ट देगा, कूलिंग का रिजल्ट देगा। क्लियर? Next is why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? कि अगर आपको एक saucer दिया गया है और दूसरी साइड एक कप है आपके पास, तो आप saucer में बेस्ट पी सकते हैं, जल्दी पी सकते हैं टी, और कप में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? आप दोनों में ही देख सकते हैं कि saucer का जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया अगर मैं कप का देखूं तो वो कम है। और इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने के लिए ज्यादा जगह मिल पाए और वो इजीली इवेपोरेट हो पाए। तो ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द saucer वी कैन सिप द हॉट टी और मिल्क फास्टर इन कंपैरिजन टू द कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स हमें वियर करने चाहिए समर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि समर के टाइम पे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो स्वेट क्या है, एक काइंड ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहिए क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। तो वो रिमूव कैसे होंगे? इवेपोरेशन के थ्रू होंगे। और कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है, कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको बाहर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब हम आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपको टेम्परेचर गिवन है केल्विन में, सेल्सियस में आपको बदलना है, तो कैसे करेंगे? आपको इसमें से सिंपल 273 माइनस करना है। तो 293 में से 273 आप माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसी में आपको 470 में से अगर माइनस करेंगे आप 273 तो आपका आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि केल्विन में अगर बदलना है तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस करेंगे। तो प्लस 273 अगर 25 में प्लस कर रहे हैं तो आएगा आपका 298 केल्विन। सिमिलरली 373 में आप 273 प्लस करते हैं अगर, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा 636। ठीक है, सॉरी 646। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। कि जो नेपथलीन बॉल्स होती है ना, आपने देखा होगा व्हाइट कलर की बॉल्स होती है, हम घरों में रखते हैं जिससे कपड़े खराब ना हो, उनमें इंसेक्ट्स ना हो, तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है बिना किसी सॉलिड के, मतलब कोई सॉलिड वहां पे लेफ्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेपथलीन बॉल जो है वो खुद भी सॉलिड है और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई है गैस में। किस में कन्वर्ट हो गई है? डायरेक्टली गैस में। कौन से प्रोसेस के थ्रू? सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है, सब्लिमेशन के थ्रू, मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं गई जो कि इंटरमीडिएट स्टेट थी, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें कोई भी वहां पे लेफ्ट बिहाइंड नहीं मिलता है, ना ही लिक्विड और ना ही सॉलिड। क्लियर? इवेपोरेट हो गई, वो वोलेटाइल सब्सटेंस है नेपथलीन एक, वो उड़ गया। नेक्स्ट है We can get the smell of perfume while sitting several meters away. हम काफी दूर बैठे हुए भी परफ्यूम की स्मेल हमें आ जाती है। ऐसा क्यों होता है?
और कैसे होता है कि जो परफ्यूम है वो ट्रेवल करता है एयर के साथ, ट्रेवल इन एयर। और आपको पता है कि एयर एक गैशियस फॉर्म है मैटर की, जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है पार्टिकल्स, क्योंकि उसके बीच में स्पेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें काफी दूर तक परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को बांध के रखती है, होल्ड करके रखती है एक साथ, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा क्लोज्ड होंगे पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा हमें सबसे पहले वो बताना है कम किस में होगी। तो गैशियस फॉर्म में होती है। गैशियस क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वाटर और तीसरे नंबर पे शुगर। शुगर तीसरे नंबर पे क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं। ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इसकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में रहेगा, और आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका रहेगा आइस की फॉर्म में, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड और गैस दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड गैस दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 0 डिग्री पे आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और 25 पे ये लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर हुई ये क्वेश्चंस आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है। क्यों? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो उसका रूम टेम्परेचर है वो ज्यादा है किससे? उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। और दूसरा जो रीजन है वो ये है, कम है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर मोर देन freezing point and less than boiling point। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गिव रीजन एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड क्यों रहती है? क्योंकि इसका रीजन होगा फिक्स्ड शेप एंड रूम टेम्परेचर जो है उसका इज less than the melting point, less than its melting point। Clear? Next question, why is ice at 273 more effective in cooling than water? अगर 273 पे हम बात करें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो वाटर मोर इफेक्टिव है कूलिंग में देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। एक तो रीजन ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका वो क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब जब वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो उसमें अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और वाटर से ज्यादा देर तक वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, तो अपनी कूलिंग की प्रॉपर्टी को ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर पाएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो डेफिनेटली द आंसर इज स्टीम। जो स्टीम है वो ज्यादा तेज हमें हैंड बर्न दे सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन होगा ड्यू टू लेटेंट हीट। किसकी वजह से? लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो छिपी हुई हीट है जो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाती बट स्टेट चेंज करती है, और वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करती है, जिससे कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा पाए। तो उसकी वजह से हमें सीवियर बर्न हो सकता है इन कंपैरिजन टू द वाटर। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, नेम द प्रोसेस ए बी सी डी ई एफ इन द फ्लो चार्ट और द फॉलोइंग डायग्राम वी कैन से। अब ध्यान से देखो, ए क्या है? ए में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लिक्विफिकेशन भी हो सकता है कि लिक्विड बन रहा है, और सॉलिड से लिक्विड कब बनता है? ध्यान करो, मेल्टिंग होने पे। तो हम ए को क्या बोल सकते हैं? मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक। और अगर मैं बात करूं बी की, बी में लिक्विड बदल रहा है गैस में, तो ये कब बदलता है? इसको हम वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सी, गैस से लिक्विड बन रहा है। सिमिलरली अगेन लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। कंडेंसेशन मतलब कूलिंग हो रही है इस प्रोसेस में, गैस से लिक्विड की तरफ बदल रहा है, उसका जो बॉन्ड है वो बन रहा है, पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट अगर डी देखें, लिक्विड से बदल रहा है सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, लिक्विड से सॉलिड जिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, की सॉलिड बन रहा है। ठीक है, ई जो है आपका वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, जो हमने नेप्थलीन बॉल्स में पढ़ा था। एफ पार्ट में क्या है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, तो अगेन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। क्लियर हुए आपको सारी स्टेप, सारे प्रोसेस। तो इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है फुल एंड फाइनल विद द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एज दिस इज द न्यू चैनल, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट जिससे कि आपको हर चैप्टर की वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।